बेकर का क्लासिफिकेशन है, तो उसमें जो दिया हुआ है किंगडम मोनेरा, तो वो स्टार्ट करना है हमें। लेकिन किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करने से पहले जो आज का हमारा थॉट है वो है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। मतलब क्या होता है कि देखो, अगर आपके पास आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा अवसर आया है, चांस आया, मौका मिला है, तो आपको उसे अवश्य क्या करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए, उसको पाना चाहिए। लेकिन अगर आप देर करेंगे कोई भी अवसर को ग्रैब करने में या उसको अवसर का लाभ उठाने में, तो क्या करेंगे, आप उसे खो देंगे। वैसे ही सूर्योदय होता है कि जैसे अगर आपने क्या है, आप लेट उठने की आदत है, तो आप सूर्योदय कभी नहीं देख सकते। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो सनराइज़ हो रहा है आप उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना बिस्तर जल्दी छोड़ना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो आज का थॉट है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। यानी कि अगर आपने लेट किया तो आपका जो अवसर है, यानी कि आपके पास जो चांस है, वो समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। तो देखो, किंगडम मोनेरा में क्या होता है। किंगडम मोनेरा की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें आपने एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया आर द सोले मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब मोनेरा किंगडम में या मोनेरा किंगडम के जो मेन मेंबर्स हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। तो इसके अंदर देखो, इट इज़ द ओनली किंगडम इन विच द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट। मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब कैसे हैं, प्रोकैरियोट हैं। इसको छोड़कर जितने भी हमारे किंगडम हैं, यानी कि प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है, वो सब के सब कैसे हैं, यूकैरियोट हैं। मतलब इसके लिए हमें अपनी लास्ट स्लाइड है वहाँ पर मूव करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा किंगडम मोनेरा है, तो इसमें एक तो यू बैक्टीरिया आता है और एक आर्की बैक्टीरिया आता है। ये अकॉर्डिंग टू द जो 3 डोमेन थे, जिसको कल हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, तो ये इसके अकॉर्डिंग है। तो उसमें बैक्टीरिया को या किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आर्की बैक्टीरिया, दूसरा था यू बैक्टीरिया। तो देखो, दोनों में क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, इसमें भी क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा आप प्रोटिस्टा की बात कर लो, फंजाई की बात करो, एनिमिलिया और प्लांटी, अब जो सा भी आप इसमें किंगडम देखना चाहते हैं उसको आप स्टडी करो। सभी में एक चीज दिया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ये रहा यूकैरियोटिक। मतलब किंगडम मोनेरा जो होता है, ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब इनकम्प्लीट या इल डेवलप, एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब द ऑर्गेनिज्म विच हैव इनकम्प्लीट और इल डेवलप न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। मतलब वे जीव जिनमें यानी कि इल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर किंगडम मोनेरा आता है। तो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं इसके, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी कि organisms are prokaryotic। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। मतलब क्या होता है
कि इनके अंदर कंप्लीट यानी कि फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसका जो क्रोमोसोम होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको एक टर्म दिया गया था, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनकी शेप के अकॉर्डिंग हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया है। जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल शेप होते हैं, मतलब गोल शेप में होते हैं, स्फेयर के टाइप में, उनको बोलते हैं कोकाई। क्या बोलते हैं? कोकाई। बेसिलस यानी कि रोड शेप होते हैं, बेसिलस मतलब रोड शेप। अदर में आता है बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटेड, क्या बोलते हैं उनको हम? फ्लैजिलेटेड। तो इसमें आपको कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं लेनी है, ये आगे सब आएगा। कोमा शेप होता है विब्रो। तो देखो यहाँ पर किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक हैंडफुल सॉइल लें, मतलब एक मुट्ठी भर मिट्टी या कोई भी सब्सटेंस लें, तो उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम, अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हाथ पर कितने हमारे बैक्टीरिया उपस्थित होंगे। आप देख सकते हैं कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि हमेशा खाना खाने से पहले क्या करें? हैंड वॉश जरूर करें। मतलब अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो देखो, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब एक मुट्ठी भर मिट्टी के अंदर कि जो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, मतलब सैकड़ों बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। और देखो ये कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं? दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। मतलब ये ऐसे स्थान पर रह सकते हैं जहाँ पर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे हॉट स्प्रिंग, बेटा जहाँ पर ये हॉट स्प्रिंग होते हैं यानी गर्म पानी का झरना, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 80 से 120 डिग्री सेल्सियस तक होगा। मतलब बेटा बॉइलिंग वाटर होता है, और इसमें अगर कोई ह्यूमन बीइंग चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉइल्ड हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर भी क्या है? बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं। डेजर्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जहाँ पर कुछ भी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। बर्फ़ में प्रेजेंट है, स्नो में। मतलब क्या होता है कि स्नो में तो बेसिकली ठंडा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि लो टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। और डीप ओशियन यानी कि आप गहरे समुद्र में चले जाओ, वहाँ पर भी ये उपस्थित होंगे। मैनी आर पैरासाइट, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कैसे हैं? पैरासाइट है। क्या हैं? पैरासाइट हैं। मतलब ये ऑर्गेनिज्म में क्या कॉज कर देते हैं? डिजीज, मतलब बीमारी ला देते हैं। तो ये मैनी आर पैरासाइट। तो यहाँ पर ही आपको बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे होंगे। बैक्टीरिया है यहाँ पर, ये सब ये फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर शेप ऑफ बैक्टीरिया। देखो शेप ऑफ बैक्टीरिया में कोकस जो कि स्फेरिकल शेप होता है, बेसिलस जो कि रोड शेप होता है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा लैक्टोबेसिलस, ठीक है, ये आपके सामने है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये निमोनिया कॉज कर देता है बेटा। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी यानी कि टेटनी कॉज करता है। ट्रिपेनोमा पैलिडियम विब्रियो कोलेरी मतलब कोलेरा कॉज करता है, ठीक है। विब्रम यानी कि विब्रियम होता है बेटा कोमा शेप, यानी कि जैसे कोमा लगाते हैं ना हम, ये वाला
इस टाइप का होता है। कौन? विब्रम। स्पाइरुलम स्पाइरल शेप में होता है। ये आपके सामने बहुत सारे हैं, जैसे हेलिकोबैक्टर पायरोलाई, साल्मिनोला टाइफी। ये आपको पता होगा, साल्मिनोला टाइफी क्या कॉज करता है? टाइफॉइड फीवर कर देता है। स्टेफाइलोकोकस एरुकस, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटिलियम, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, लेगोनेलिया न्यूमोनियोफिली। ये बेसिकली क्या है? डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया हैं। बेटा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ लेता है कि रोड शेप बैक्टीरिया इज बेसिलस, कौन सा? बेसिलस। कोमा शेप विब्रम, और स्पाइरल शेप स्पाइरुलम। तो ये होती हैं डिफरेंट शेप, मतलब भिन्न भिन्न आकार की, किसकी? बैक्टीरिया की। मतलब बैक्टीरिया जो होता है वो भिन्न भिन्न आकारिकी में उपस्थित होता है, अर्थात उसमें भिन्न भिन्न आकारिकी होती है। जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल शेप में होते हैं, मतलब गोलाकार संरचना होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो रोड शेप में होते हैं। रोड शेप का मतलब जैसे कि आप एक आयरन रोड लेते हैं, उसके आकार का होता है। विब्रम कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोमा होता है, कोमा लगाते हैं ना हम, तो उस शेप में होता है ये। स्पाइरुलम मतलब बेसिलस टाइप का होगा, लेकिन उसके दोनों सिरे पर क्या होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पाइरली कॉइल्ड होता है, उसको स्पाइरुलम बोलते हैं। अगर फ्लैजिला होगा तो फ्लैजिलेटेड बोलते हैं। अब देखो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ बेटा, ये आपके सामने है, जो बैक्टीरिया होता है उसका स्ट्रक्चर है। फ्लैजिलम है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। देखो सबसे ऊपर की जो अगर मैं वाल की बात करता हूँ जिससे कवर रहता है, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। यानी कि बैक्टीरिया जो होता है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है एक कैप्सूल बनाकर। उस कैप्सूल के जस्ट नीचे उपस्थित होती है सेल वॉल। ये येलो कलर वाली जो है बेटा, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के जस्ट नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया में 70S। प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, जो इसका मेन जीनोम जो है न्यूक्लियोइड, इससे अलग होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। मतलब आपने ऐसा देखा होगा बेटा, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया और यहाँ पर ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है, और ये मेन जेनेटिक हो गया। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। जो किस में हेल्प करता है? यानी कि बेसिकली अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करानी है, तो ये प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मल्टीप्लिकेशन कराने में सहायता करता है। ये इसमें प्रेजेंट होती हैं पिलाई। पिलाई मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड पिलाई। ये बेसिकली सेक्सुअल स्ट्रक्चर भी होंगी। अगर ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में सहायता करेंगी तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सेक्स पिलाई। क्या कहते हैं? सेक्स पिलाई। तो देखो राइबोसोम बता दिया मैंने। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए। लिख देता हूं मैं बाहर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। तो देखो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखो जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन क्या होता है उसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है या उसका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा जटिल होता है, मतलब इतना आसान नहीं है। देखो सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया उपस्थित हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जिनको हम ऑटोट्रोफ बोलते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। मैनी आर हेट्रोट्रोप, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मतलब वो फूड सिंथेसिस के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो देखो क्या होता है, मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रोप्स, they do not synthesize the food but depend on other organism or on dead organic matter for food। मतलब क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर किसके लिए, भोजन के लिए उपस्थित होते हैं, मतलब ये क्या है, खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऐसे वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रोफ कहते हैं। तो अब देखो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो बैक्टीरिया यानी किंगडम मोनेरा, इसको हम यानी कि दो डोमेन में इसको डिवाइड किया था, एक था आर्की बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में बेटा होता है हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मैथेनोजन। मतलब क्या होता है, हेलोफाइल की मैं बात करता हूँ, लिव इन या प्रेजेंट इन एक्सट्रीम salty area। Thermoacidophiles live in hot spring। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब जो गर्म पानी का झरना होता है, हॉट स्प्रिंग, उसमें भी प्रेजेंट होता है। और मैथेनोजन ये बेटा बायोगैस प्लांट में मिलता है, मतलब ये दलदली भूमि जो होती है वहाँ पर मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के काम में आता है। मतलब कि जो हमारा बायोगैस प्लांट होता है, तो बायोगैस बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल होता है, मैथेनोजन। तो देख सकते हो आप यू बैक्टीरिया ये दो प्रकार का होता है, एक तो ऑटोट्रोफ और एक होता है हेट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ भी दो प्रकार का होगा, एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, मतलब क्या होता है कि ये फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ मतलब ये लाइट से तो नहीं, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वहाँ से यानी केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। हेट्रोट्रोफ कुछ पैरासाइट होते हैं और कुछ सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो ये हमने इसकी 4 कैटेगरी पढ़ी। तो देखो जैसे हमें पता है फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, मतलब इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस है वो किसने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था बैक्टीरिया ने। किसने स्टार्ट किया था, बैक्टीरिया ने। बट ऑक्सीजन गैस इज नॉट रिलीज, मतलब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड बाय, तो वो जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि यू बैक्टीरिया होता है या साइनोबैक्टीरिया। देखो लिख देता हूं मैं, फर्स्ट
photosynthesis first photosynthesis started on earth by bacteria, but first oxygenic photosynthesis started by cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया मतलब किसने स्टार्ट किया था सबसे पहला ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस? वो साइनोबैक्टीरिया ने किया था। और इसी साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी? क्योंकि ये जो था इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है जो हायर प्लांट में उपस्थित होता है। लेकिन अगर कोई पूछे साइनोबैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, तो आप इसका आंसर देंगे प्रोकैरियोट, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया जो है वो क्या है? बेसिकली प्रोकैरियोट है। तो बेसिकली देखो, यू बैक्टीरिया है जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्की मतलब प्रीमिटिव बैक्टीरिया, जो सबसे पहले बैक्टीरिया थे उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन जो बाद में डेवलप हुए एडवांस टाइप के बैक्टीरिया थे उनको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया। तो बेटा यहाँ पर देख सकते हैं आप किंगडम मोनेरा। देखो नोट करते चलना, हिंदी में आपको साथ साथ नोट करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में लिखने की व्यवस्था नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो किंगडम मोनेरा क्या बोलता है? आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले पढ़ेंगे हम। दे लिव इन हर्सेस्ट हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, मतलब ये ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हैबिटेट में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या हो? एडवर्स हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो या कठिन हो। जैसे हेलोफाइल्स, मतलब एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है। हमें पता है कि अगर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, मतलब उनकी ब्रेकिंग हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। लेकिन बैक्टीरिया वहाँ पर भी सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग का मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर 100 या 120 डिग्री सेल्सियस होता है तो बैक्टीरिया उस एटमॉस्फेयर में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या हार्शेस्ट हैबिटेट में ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है एंड मर्शी एरिया। मर्शी का मतलब होता है दलदली भूमि, मतलब क्या होता है? जिसमें वहाँ पर मैथनोजन बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस, मतलब CH4। देखो मीथेन गैस सबसे पहले मर्शी एरिया में ही मिली थी, इसलिए इसको मर्श गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्श गैस, या बायोगैस भी बोलते हैं, क्योंकि जो बायोगैस होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन उपस्थित होती है। तो मीथेन है तो मतलब इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे यानी कि हमारे पास एनर्जी का कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स होता है, वैकल्पिक सोर्स हो सकता है। कौन? बायोगैस। आर्की बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। देखो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल में बहुत सारे भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर उपस्थित होते हैं।
जिससे क्या होता है कि वे एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में भी, ऐसी अवस्था में भी सरवाइव कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। नेक्स्ट है मैथनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। मतलब बेटा जो मैथनोजन बैक्टीरिया होता है वो रोमिनेंट एनिमल की गट में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में उपस्थित होता है। अर्थात जैसे गाय, भैंस, बकरी, तो इनके जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसमें मैथेनोजन बैक्टीरिया उपस्थित होता है और क्या उत्पन्न करता है? मीथेन गैस उत्पन्न करता है, अर्थात बायोगैस उत्पन्न करता है फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल, यानी कि इन एनिमल के डंग से। मतलब क्या? जो इनका गोबर होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उससे क्या होती है? बायोगैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये मैथेनोजन बैक्टीरिया के बारे में बताया हमने। तो मैथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है? गट ऑफ रोमिनेंट एनिमल, मतलब जो हमारे रोमिनेंट होते हैं उनकी गट में भी उपस्थित होता है। ठीक है, और क्या उत्पन्न करता है? बायोगैस उत्पन्न करता है, अर्थात मीथेन गैस उत्पन्न करता है। तो देखो बेटा, हेलोफाइल्स ये वाले बैक्टीरिया होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग में होते हैं, और मैथेनोजन देखो जहाँ पर थर्मो एसिडोफाइल्स होता है वहाँ पर बेसिकली सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जहाँ पर हॉट स्प्रिंग उपस्थित होंगे, गर्म पानी का झरना होगा, तो उस स्थान पर सल्फर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, अबंडेंट फॉर्म में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या होता है? जिन पर्सन को ऑर्थराइटिस होता है, मतलब इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, मतलब जिनके हाथ पैर दर्द करते हैं, वो इंसान इसमें शावर ले, एक मतलब इसमें नहाए, तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है बेटा यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 100 या 120 डिग्री सेल्सियस है। अब कोई पर्सन इसमें डायरेक्ट अगर जंप करेगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि आप इस पानी को थोड़ा सा बाहर लें, जहाँ पर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर इसका शावर लें, क्योंकि सल्फ़र होता है जो कि इन्फ्लामेशन में बहुत हेल्प करता है, मतलब इन्फ्लामेशन को कम कर देगा। तो देखो रोमिनेंट हैं, इनके रोमन यानी कि ये रहा एलिमेंट्री कैनाल, इसमें उपस्थित होता है मैथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, जो क्या उत्पन्न करता है? बायोगैस। ठीक है, बायोगैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है बेटा किंगडम यानी कि मोनेरा के अंदर ही यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ये एडवांस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। देखो यू वर्ड जहां पर भी आए इसका मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू। मतलब ये ट्रू बैक्टीरिया हैं। क्या हैं? ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, आपके सामने है, ये ट्रू बैक्टीरिया हैं सब। मतलब क्या है? ये कंप्लीट बैक्टीरिया हैं या एडवांस टाइप के बैक्टीरिया हैं। देखो दे आर ट्रू बैक्टीरिया हैविंग अ रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजेलम इफ मोटाइल। मतलब क्या होता है? इनमें एक रिजिड सेल वॉल उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और एक फ्लैजिलम होता है जिससे वो क्या करता है? मूव करता है। मतलब जो बैक्टीरिया मूव करेगा उसमें फ्लैजिलम होगा, जो नहीं करेगा उसमें फ्लैजिलम उपस्थित नहीं होगा। यानी कि रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजिलम इफ मोटाइल, यानी कि अगर वो मोटाइल है, मूव करना चाहता है, तो उसमें फ्लैजिलम उपस्थित होगा। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ यानी कि फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफ।
मतलब ये फोटोट्रॉप भी होते हैं और हेट्रोट्रॉप भी होते हैं। हेट्रोट्रॉप बेसिकली जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, खुद से नहीं कर पाते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। तो देखो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं, मतलब प्रिपेयर दियर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें एग्जाम्पल आता है साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, जो कि हायर प्लांट में भी होता है, सिमिलर टू हायर प्लांट। दैट्स वाई साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट, मतलब ग्रीन प्लांट के समान इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है। तो साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ये सब इसमें आते हैं। यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस होती है। जैसे आपको पता होगा कॉलोनियल का यानी कि आपने पढ़ा होगा क्या, यानी कि वॉल्वॉक्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, ये सब होते हैं, ठीक है। मैराइन है, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, मतलब जो अगर हम बात करते हैं कि जो इनकी कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की, वो जिलेटिनस शीथ से क्या होती है, कवर रहती है, मतलब इसमें प्रोटेक्शन रहती है, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, मतलब जहाँ पर प्रदूषण अत्यधिक होता है, जिस पानी में या जिस वाटर बॉडी में, जैसे तालाब है, उसमें पोल्यूशन अत्यधिक मात्रा में है, तो ये क्या बना देते हैं, ब्लूम्स बना देते हैं। जैसे आपने एल्गल ब्लूम्स पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो कर जाती है, वो किसकी वजह से होती है, आपने पढ़ा होगा क्या, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन की वजह से होती है, यानी कि एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन आ वाटर बॉडी। जैसे बायोमैग्निफिकेशन होता है ना, कि हार्मफुल सब्सटेंस क्या होते हैं, फूड चेन में एंटर करते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, अगर न्यूट्रिशन किसी सोर्स में वाटर बॉडी में उसका अमाउंट बढ़ता जाए तो उससे होता है क्या, उसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, और वही कॉज करता है एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम जो होती है ये पोल्यूटेड वाटर में होती है। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करते हैं। देखो जो बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे नोस्टोक एनाबिना, तो इसमें एक सिस्ट का निर्माण होता है जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और हेट्रोसिस्ट बनाने का काम करता है निफ जीन। कौन करता है, निफ जीन हेट्रोसिस्ट के फॉर्मेशन में सहायता करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द जीन हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो करता है निफ जीन, याद रखिएगा, निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है बेटा नोस्टॉक और एनाबिना। तो आप देख सकते हो ये एनाबिना है, ये वाला, ये नोस्टॉक है, ये ऑसिलेटोरिया है, क्या है, ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, मतलब ये केमिकल की हेल्प से क्या करेंगे, अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। जैसे इसमें आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये होते हैं। तो दे ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, मतलब ये जो हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया, उसको क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज कर देंगे।
और क्या निकालेंगे वहाँ से, एटीपी प्रोड्यूस करेंगे एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। मतलब क्या बनाने में हेल्प करते हैं, ये एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। किसको ऑक्सीडाइज करके, नाइट्रेट को, नाइट्राइट को या अमोनिया को, इनमें कोई से भी सब्सटेंस को ये ब्रेक कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। मतलब ये किस में सहायता करते हैं, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर के रिसाइकलिंग में, मतलब पुनः निर्माण में सहायता करते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब प्लांट ने क्या किया था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ कर लिया, तो बाद में जब प्लांट की डेथ होगी तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं कीमोसिंथेटिक, ये उन सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे और फिर से उनसे नाइट्रोजन रिलीज कर देंगे, फॉस्फोरस रिलीज कर देंगे, आयरन कर देंगे और सल्फर। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में सहायता करते हैं। मतलब जो न्यूट्रिएंट यानी कि जो हमारा मिनरल साइकिल होता है, खनिज चक्र चलता है, उसमें सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो देखो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का मतलब होता है दे आर बेसिकली या अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे। मतलब बेटा ना तो ये केमिकल की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे और ना ही लाइट की हेल्प से। अब ये फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, कोई भी सब्सटेंस हो उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मतलब पर्यावरण, हमारे प्रकृति में या इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। द मेजॉरिटी एंड इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, यानी कि ये क्या है, बेसिकली मेजॉरिटी में है और इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये मुख्य विघटन कारक हैं जो विघटन कार्य को आसानी से कर देते हैं। ठीक है, तो देखो किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया में और क्या आता है हमारा दूसरा, देखो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ही चल रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, मतलब हमारे ऊपर, ह्यूमन जाति पर हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया किस तरीके से प्रभाव डालते हैं या किस प्रकार प्रभावित करते हैं मानव जाति, मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ को, यानी कि हमारे जीवन को बैक्टीरिया किस प्रकार क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टिक एसिड बनाता है। राइजोबियम विब्रो कोलेरा क्या करता है, बेसिकली अगर हम करते हैं कि कोलेरा कोज कर देता है। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, बेनिफिशियल हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कॉज कर देते हैं यानी कि हार्मफुल हैं। जैसे दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि आपको पता होगा कि कुछ बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब दूध से दही बनाने में सहायता करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के निर्माण में सहायता करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं किसमें, लेग्यूम प्लांट के अंदर। मतलब जो लेग्यूम होते हैं हमारे, लेग्यूम प्लांट यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली, जैसे अरहर होता है, ठीक है, और पी की बात करें तो ये बेसिकली क्या हमारे लेग्यूम प्लांट होते हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सिंग बता दिया। सम आर पैथोजन, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारा क्या करते हैं हमारी बॉडी में, डिजीज कॉज कर देते हैं। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज कर देता है। कोलेरा विब्रो कोलेराई, ठीक है, टेटनस और सिट्रस कैंकर, मतलब ये क्या है, डिजीज कॉज कर देते हैं, बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। तो देखो बहुत सारे अभी हमने ये बैक्टीरिया देखे जो क्या करते हैं, मानव जाति या भिन्न भिन्न ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, ये बीमारी ले आते हैं।
एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं, यानी कि आपको पता होगा कि माइक्रोब्स का प्रोडक्ट ही, उनका जो उत्पाद होता है वो उन खुद के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग जो किंगडम मोनेरा है वो किस प्रकार रिप्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार होगा। देखो अगर हम देखते हैं बेसिकली बैक्टीरिया जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। मेन मोड जो होता है उनका वो फिशन होता है, बाइनरी फिशन, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो बाइनरी फिशन शो करते हैं। कई बार क्या होता है बैक्टीरिया स्पोर बना देते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया डिवाइड होगा और अपने स्पोर को एक प्रोटेक्ट करके छोड़ देगा। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो भी हमारा ट्रांसफ़र है, यानी कि सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होना चाहिए। बैक्टीरिया के अंदर सेक्स ऑर्गन तो डेवलप होते ही नहीं हैं, तो बेसिकली क्या होता है सेक्स ऑर्गन तो नहीं है लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए क्या होता है इसको हम बोलते हैं सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बैक्टीरिया में, सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब क्या है कि वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया के अंदर सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, यानी कि मुख्य तौर पर बैक्टीरिया जो हैं वो फिशन यानी कि खंडन विधि द्वारा क्या होते हैं, ये डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, मतलब जब पर्यावरण में जो अवस्थाएं हैं, कंडीशन अनुकूल नहीं होती हैं तो ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी कि डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होगा वो 3 मेथड से होता है, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपस्थित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें क्या होता है सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते। तो देखो बेटा ये मैंने बाइनरी फिशन को दिखाया है, ये फिशन है। देखो सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल है, सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, मतलब क्या होगा इसमें इसका डीएनए रेप्लिकेट होगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू हुआ, एक यानी कि द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एलोंगेट सेपरेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेपरेट एलोंगेट होना शुरू हो जाएगी, जो इसके मटेरियल को अलग अलग कर देंगे। इससे क्या होता है बीच में एक सेप्टम का निर्माण हुआ। किस चीज़ का निर्माण हुआ, सेप्टम का, और ये सेप्टम बढ़ता जाएगा और फाइनली क्या होगा कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। सेप्टम हुआ, अ ट्रांसवर्स सेप्टम यानी कि फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि एक सेप्टम बनता जाएगा और फाइनली ये सेप्टम और इधर से भी सेप्टम एक दूसरे को टच करेंगे और एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। इसी को हम बाइनरी फिशन बोलते हैं, यानी कि व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिटेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। यानी कि बेसिकली क्या होता है बाइनरी फिशन, ये रोड शेप बैक्टीरिया में
देखने को मिलता है। और एक चीज़ एक याद रखना, देखो हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, ऐसा कोशिकांग है जो बैक्टीरिया की तरह ही जनन करता है, मतलब विभाजित होता है, अर्थात उसमें बाइनरी फिशन उपस्थित होता है। यानी कि विच सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड बैक्टीरिया लाइक, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डिवीजन होगा? बाइनरी फिशन। तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया लाइक डिवीजन कौन सा सेल ऑर्गेनल शो करता है? वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो अब ये हैं 3 हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं वो किस तरीके से होंगे, 3 प्रकार है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ये 3 मोड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो देखो सबसे पहला अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करता हूं, कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की सेल वॉल से वो चिपक जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई, जिसको हमने बोला था पिलाई। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड उपस्थित होता है वो अपनी प्लाज्मिड की कॉपी बनाकर दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भेज देता है। यानी कि बेसिकली ये क्या होता है, इससे एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब बैक्टीरिया अपना सेगमेंट दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है और वो भी उसी की तरह क्या करता है, बिहेव करने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स। और ट्रांसडक्शन में बेटा हम बैक्टीरियोफेज को एंटर कराते हैं, देख रहे होंगे आप, हमने बैक्टीरियोफेज एंटर कराया। तो बैक्टीरियोफेज क्या होगा, इसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ये इस बैक्टीरिया को या इसके न्यूक्लियोइड को क्या करेगा, इफेक्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। यानी कि बेसिकली एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इन्फेक्शन होना। तो अब यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अ प्लाज्मिड दैट कैन बी स्प्रेड बाय कॉन्जुगेशन कोड्स फॉर सेक्स प्लस। मतलब क्या होता है, जो प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है, कॉन्जुगेशन की हेल्प से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो मतलब उसके लिए किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है सेक्स पिलाई का। प्लस यानी कि पिलाई अटैचेस डोनर टू रिसिपिएंट, मतलब सेक्स पिलाई डोनर से क्या होंगी, रिसिपिएंट की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं। मतलब बेटा ये प्लस या पिलाई होता है, इसको पिलाई बोलते हैं, सेक्स पिलाई। ये देखो यहाँ पर प्लाज्मिड है, ठीक है, मोबाइल है, इससे क्या होगा, इससे ट्रांसफ़र होगा दूसरे प्लाज्मिड के, मतलब बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें पिलाई उपस्थित नहीं था। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शॉर्टनिंग ऑफ पिलाई अप्लाइज ड्रॉ बैक्टीरिया इनटू कॉन्टैक्ट, चैनल ओपन थ्रू सेल वॉल ऑफ बोथ बैक्टीरिया। मतलब दोनों बैक्टीरिया के से क्या होंगे, चैनल ओपन होंगे। इससे क्या होगा कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कॉपी ऑफ प्लाज्मिड सेंट, मतलब प्लाज्मिड की कॉपी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड उपस्थित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, F पॉजिटिव। जिसके अंदर F मतलब प्लाज्मिड उपस्थित नहीं होता है उसको F निगेटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं,
F निगेटिव। तो देखो F प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर यानी कि सेक्स प्लस या सेक्स पिलाई, इसको हम F पॉजिटिव बोलते हैं, यानी कि F पॉजिटिव जो है F निगेटिव को F पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये रिसिपिएंट सेल होती है। द सेक्स पिलाइया प्लस कॉन्टेक्ट द रिसिपिएंट, मतलब इन दोनों में कॉन्टेक्ट लाएगी। ये पिलाई आगे बढ़ी, कॉन्टेक्ट हुआ, इससे क्या हुआ, दोनों का जो यहाँ इसकी सेल वॉल थी या सेल मेम्ब्रेन वो ओपन हो गई, साइटोप्लाज्म एक दूसरे का कांटेक्ट में आया और इसका जो प्लाज्मिड था वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। जब ट्रांसफर हुआ तो दोनों सेपरेट हो गए, तो इससे F निगेटिव जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, F पॉजिटिव में। तो इस प्रकार जो हमारा ट्रांसफर हुआ जेनेटिक मटेरियल का, इस प्रकार के ट्रांसफर को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। तो देखो स्टेप 2, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ये ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर है। द प्लाज्मिड इज एक्टिवेटेड फॉर ट्रांसफर व्हेन एन एंडोन्यूक्लियस क्लीव वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट द ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, मतलब जहां से उसका ट्रांसफर होगा, जो एंडोन्यूक्लियस होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो क्या करेगा, इसको कट कर देगा प्लाज्मिड को, जिससे क्या होगा, प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, देखो द सेक्स प्लस रिट्रैक्ट एंड प्लस द डोनर एंड रिसिपिएंट सेल टुगेदर, द F प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। जो F प्लाज्मिड होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार हमारे पास एक F पॉजिटिव बैक्टीरिया से दो F पॉजिटिव बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये आपको सामने है हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, ये आपके सामने है। यानी कि हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इंजेक्शन कराया था, आपने वो ट्रांसडक्शन वाला ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। यानी कि एक माइस है, चूहा, हमने उसको क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, यानी कि एक दो स्ट्रेन है, एक तो आर है और एक एस है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का। एस जो है वो वर्युलेंट है, स्मूथ टाइप का है, जो क्या कर देता है, मोर्टेलिटी कॉज कर देता है। जैसे हमने इसमें एस स्ट्रेन दिया, माइस की डेथ हो गई, मतलब माइस को निमोनिया हुआ चूहे को और वो मर गया। फिर हमने इसको आर स्ट्रेन दिया तो ये सरवाइव कर गया, इसको निमोनिया नहीं हुआ। हमने क्या किया, एस वाले को हीट किल कर दिया, मतलब गर्म करके दिया, तो वो इनएक्टिवेट हुआ, माइस सरवाइव किया, उसको निमोनिया नहीं हुआ। दूसरे केस में क्या किया बेटा, हमने जो एस वाला था वो हीट किल और आर वाला नॉर्मल, हमने मिक्स करके उसको इंजेक्ट कराया। जब इंजेक्ट कराया तो देखते हैं जो माइस है वो उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये था कि जो पहले आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, मोर्टेलिटी कॉज नहीं कर रहा था, वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जाने के बाद वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया, जिससे क्या हुआ, मृत्यु होगी चूहे की। तो मतलब आर किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, एस में। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। बेटा ट्रांसडक्शन में होता है, ये हमारे पास कुछ अलग डीएनए मॉलिक्यूल हैं, उसको हमने एक सेल के अंदर इंजेक्ट कराया। ये इंजेक्ट कराने के बाद क्या हुआ, ये बेसिकली डिजरेटेड अनकम्बाइंड डीएनए, मतलब क्या होता है, ये डीएनए के साथ कंबाइन हो जाएगी। यानी कि देख सकते हो आप यहाँ पर, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, इसके अंदर ये इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल वो भी उपस्थित होगा। ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं।
तो ट्रांसफॉर्मेशन समरी आपके सामने है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास एक बैक्टीरिया था, ये अदर जेनेटिक मटेरियल है, वो हमने इंजेक्ट करा दिया। तो देखते हैं क्या ये जो अदर पार्टिकल्स था वो भी इसके साथ क्या हुआ, कंबाइन हो गया। तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन समरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको फिर से देखना है, या ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पर क्या देखो, ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ लिया था। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये होस्ट बैक्टीरियल सेल है, यानी कि हमने इसमें बैक्टीरियोफेज लिया। क्या लिया बेटा, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है कि इफ वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, यानी कि जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अफेक्ट कर देता है तो उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये हमने इसमें इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट कराने के बाद देखते हैं कि बहुत सारी वर्युलेंट फेज बन जाती है, बैक्टीरियोफेज बन जाती है। देखो पहला है फेज इंजेक्ट डीएनए, फिर फेज एंजाइम ब्रेक डाउन होस्ट डीएनए, मतलब फेज का जो एंजाइम था उसने होस्ट के डीएनए को क्या कर दिया, वो खत्म कर दिया। और फिर क्या हुआ 3 और 4 में, सेल क्रिएट न्यू फेजेस इंक्लूडिंग फेज एंड होस्ट डीएनए, मतलब जो बैक्टीरियोफेज था उसने बहुत सारी अपनी कॉपी बना ली, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉपी बना ली, इसके डीएनए को खत्म करने के बाद फिर ट्रांसड्यूसिंग फेज इंसर्ट डोनर डीएनए, फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, बेसिकली ट्रांसड्यूसिंग फेज इंसर्ट डोनर डीएनए, हमने इसको फिर से इंसर्ट करा दिया, रेसिपिएंट सेल है तो डोनर डीएनए इंक्लूड इन रेसिपिएंट। अब जो डोनर डीएनए है ये रेसिपिएंट के अंदर कंबाइन हो गया, ठीक है। कंबाइन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट कर गया, जुड़ गया। तो ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज, मतलब क्या होता है, डीएनए जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू, बैक्टीरियोफेज को, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। बेटो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज आ गए, इन बैक्टीरियोफेज में खुद का भी डीएनए होगा और इस बैक्टीरिया का भी होगा। अब जब हम इसमें लेके जाएंगे इसको, तो ये अब इसको लाइसिस नहीं करेगा, क्योंकि इसे लगेगा कि इसी के साथी का डीएनए है या इसका खुद का डीएनए है, तो अब इसको ब्रेक नहीं करेगा। अब क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो मतलब जो डीएनए होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफ़र होता है वो बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है। अगर और आप ट्रांसडक्शन देखना चाहते हो तो ये आपके सामने है, ये फेज डीएनए है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। अब इससे क्या होगा, देखो ये ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि एक तरीके से ये स्टेज आ गई। ये क्या करेगा, ये इसको ब्रेक कर देगा, यानी कि देखो फेज डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ मैनी न्यू फेज, मतलब ये बहुत सारे क्या करेगा, फेज सिंथेसाइज करेगा। सेल लाइसिस एंड रिलीज द न्यू फेज, ये सेल ब्रेक होगी और बहुत सारे फेज क्या कर देगी, रिलीज करेगी। फिर से वो अनदर सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। एक तो ये केस है। दूसरे केस में क्या होगा, इसका जो ये फेज वाला डीएनए था बेटा वो मेन डीएनए के साथ कंबाइन हो जाएगा। जब मेन डीएनए के साथ कंबाइन हुआ, सेल डिवाइड करेगी तो हमारे पास क्या होंगे, एज ए रिजल्ट 2 फेज हमारे पास उपस्थित होंगे, मतलब एक बैक्टीरिया से 2 इन्फेक्टेड बैक्टीरिया का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन, ठीक है। और देखना चाहते हैं ट्रांसडक्शन, तो ये रहा आपके सामने। ट्रांसडक्शन इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना, किसकी सहायता से, बैक्टीरियोफेज की सहायता से, ट्रांसडक्शन कहलाता है।
तो बेटा ये आपके पास बैक्टीरिया है, सबसे पहले हमने इससे बैक्टीरियोफेज से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कराया, उसने ब्रेक करा, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए। बैक्टीरियोफेज अगर फिर से इन्फेक्ट करेगा तो इस बार लाइसिस ना करके वो उसके मेन डीएनए के साथ क्या करेगा, कंबाइन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन, नॉन एज ट्रांसडक्शन। ठीक है। लास्ट है इसका टॉपिक बेटा माइकोप्लाज्मा। आज ही हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डिजीज़ कॉज करता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। माइकोप्लाज्मा यानी कि आपको पता है कि ये स्मॉलेस्ट सेल होती है, लाइपोप्रोटीन लिपिड का बना होता है, फिर डीएनए इसका खुद का, राइबोसोम, आरएनए और मेटाबोलाइट्स। दे आर ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल वॉल। मतलब बेटा इसमें सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नो। मतलब अब तक के जितने भी जीवित कोशिकाएं हमें ज्ञात हैं उसमें सबसे सूक्ष्मतम जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। कौन है? माइकोप्लाज्मा। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब क्या होता है बेटा, ये बहुत सारी डिजीज कॉज कर देते हैं प्लांट और एनिमल में। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो देखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैंने अभी आपको बताया भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्या करता है, डिजीज़ कोज कर देते हैं बैक्टीरिया, कुछ बेनिफिशियल एक्टिविटी भी होती हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे डोय बनाना, ये अल्कोहल का निर्माण में, ये बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी शो करता है। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है बेटा वो आता है किंगडम प्रोटिस्टा, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना फिनिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और इसके जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगे कि जो टफ, तो बेटा आज का हमारा थॉट है सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब क्या होता है बेटा, सक्सेस यानी कि सफलता एक जर्नी है, एक यात्रा है जो हमें करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि अब हम सक्सेस हो गए अब कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मतलब क्या है, आपको निरंतर कार्य करते रहना है। देखो सक्सेस पाना आसान है, लेकिन जैसे आपको पता है कि आप टॉप पर आसानी से पहुंच सकते हो, लेकिन वहाँ पर टॉप पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर की चीज़ें हैं वहाँ पे फेस करनी है। हर